हाय, वेलकम टू कार्बन रील। मेरा नाम है अथर्व और ये इस यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो है। तो ये यूट्यूब चैनल है किस बारे में? फ्रैंकली मैंने अब तक डिस्कवर नहीं किया है, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में और ओवरऑल एंटरटेनमेंट के बारे में। तो अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल तो मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ एक मूवी के ब्रेकडाउन के साथ जिसका नाम है तुम्बाड़। आपने मोस्टली देखी ही होगी, नहीं देखी तो क्या कर रहे हो यार, जाके मूवी देखो, बहुत अच्छी है। इनफैक्ट उसी प्रोड्यूसर की नई मूवी आ रही है क्रेजी नाम से। वैसे जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो शायद वो मूवी आउट हो चुकी है, तो वो भी जाकर एक बार चेकआउट करना, मुझे भी देखनी है वो कैसी है। एनीवेज, मेरा क्या क्वालिफिकेशन है कि मैं किसी भी मूवी का डीप डाइव एनालिसिस कर सकता हूँ और आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मैं एक फिल्म मेकर हूँ। मैंने 2022 में फिल्म मेकिंग की मेरी डिग्री ली है। सो आई थिंक आई एम एट अ प्रीटी डिसेंट पोजीशन कि मैं किसी भी मूवीज़ के बारे में मेरे थॉट्स आप तक शेयर कर सकता हूँ। तो इस तुम्बाड़ मूवी की एक हिस्ट्री है। वो 2010 में लिखकर पूरी हो चुकी थी और उसका एक रफ कट 2012 में शूट भी हो चुका था। लेकिन जब वो एडिट टेबल पे आया तब प्रोड्यूसर्स को और क्रिएटर्स को वो इतना पसंद नहीं आया, तो मूवीज़ में काफ़ी चेंजेस किए गए, उसे पूरी तरीके से रीशूट किया गया और फाइनली ये मूवी 2018 में थिएटर्स में रिलीज़ हो गई। वो मूवी तब काफ़ी अच्छी चली थी, लेकिन जब वो OTT पे रिलीज़ हुई तब उसे कुछ ज़्यादा ही अप्रिसिएशन मिल गया क्रिटिक्स से। तो सोहम शाह ने डिसाइड किया कि इस मूवी को हम री रिलीज़ करेंगे और कुछ महीनों पहले ये थिएटर में री रिलीज़ हुई थी। वहाँ पे भी उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और ये ऑफिशियली अनाउंस हो गया है कि तुम्बाड़ का पार्ट 2 आने वाला है। वो जल्दी आएगा, कब आएगा मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, लेकिन मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। फिलहाल तो हम तुम्बाड़ के बारे में बात करते हैं। ये मूवी राही अनिल बर्वे और आनंद गांधी ने डायरेक्ट की है और उसे प्रोड्यूस किया है सोहम शाह ने, जिन्होंने इस मूवी का लीड एक्टर का रोल प्ले किया है, विनायक का रोल प्ले किया है। जब मूवी स्टार्ट होती है और हम पहली बार विनायक को देखते हैं जब वो बच्चा होता है, तब उसी सीन में ये पता पड़ता है कि वो कितना ज़्यादा खुदगर्ज है और कितना ज़्यादा सेल्फिश है। क्योंकि जब दादी को खिलाने की बात आती है तो वो खाना तो तैयार कर लेता है, लेकिन खाना खिलाने के लिए अपने छोटे भाई को सदाशिव को भेज देता है। अब उसे पता था कि दादी के साथ का कोई भी इंटरेक्शन सेफ नहीं है। ऑब्वियसली सदाशिव के लिए भी ये कोई सेफ चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो सदाशिव को ये बताता है कि दादी तो सोती ही रहती है, हमें बस उसको खाना खिलाना होता है और वो निगल लेती है, दैट्स इट, पूरी तरीके से सेफ है। और ये डेफिनेटली एक झूठ था। विनायक ने इससे पहले कभी भी दादी को नहीं खिलाया था। उसे नहीं पता था कि दादी कैसी दिखती है। उसे इतना पता था कि दादी के पास जाना डेंजरस है और उसे खुद को नहीं जाना चाहिए, इसलिए वो अपने छोटे भाई को भेज देता है। इसी से पता पड़ता है कि विनायक कितना ज़्यादा खुदगर्ज कैरेक्टर है, कितना ज़्यादा सेल्फिश है। और बीइंग सेल्फिश, ये उसका कैरेक्टर आर्क अभी शुरू हुआ है। अब देखते हैं कि आगे मूवी में इसका कैरेक्टर आर्क बदलता है, नहीं बदलता, कैसे कंप्लीट होता है या फिर नहीं होता, या फिर क्या होता है उसके साथ। चलो, वो तो अच्छा हुआ कि जब सदाशिव जा रहा था तब माँ आ गई और उसने सदाशिव को रोक लिया, वरना पता नहीं सदाशिव का क्या होता। वैसे भी क्या ही होता, थोड़ी देर बाद वो मर ही गया। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। खैर, तो उसकी माँ आती है और वो खुद खाना बनाती है। जब वो खाना बनाती है तब हमें पता पड़ता है कि एक्चुअली वो फैमिली कितनी ज़्यादा गरीब है। क्योंकि वहाँ पर एक शॉट है जहाँ पर प्लेट है, प्लेट में चावल है और एक पतला सा सफ़ेद कलर का लिक्विड है। सो मोस्ट प्रोबेबली दूध में पानी मिलाया गया है। इस एक फ्रेम से क्रिएटर हमें ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो कैरेक्टर है वो इतने ज़्यादा गरीब है कि वो दाल तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते, लेकिन वो गाढ़ा दूध भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें पानी मिलाना पड़ रहा है। इस एक फ्रेम से उन्होंने उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन बता दी है। और ये सिर्फ छोटे छोटे डिटेल्स ना हम यूजुअली देख कर मिस कर देते हैं, लेकिन अगर वो हम पकड़ लें तो हम मूवी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाते हैं। वैसे आपको पता है कि जो विनायक की माँ है वो ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत ही ईजीली इन्फ्लुएंस हो जाता है। नहीं, सही में। अगले सीन में आप देखेंगे कि विनायक अपनी माँ से पूछता है कि सरकार से मुद्रा के बारे में कुछ बात हुई, तो उसकी माँ कहती है कि नहीं, उस बारे में तो कोई बात नहीं हुई, बात निकली ही नहीं। वो एक झूठ था। बेसिकली उसकी माँ ने सरकार से बात की थी कि आप मुझे मुद्रा देने वाले थे, वो कब देने वाले हो। और सरकार बोलता है कि मुद्रा कोई मजाक है, कमाओ। और सेम बात उसकी माँ विनायक से बोलती है कि मुद्रा कोई मजाक नहीं है, उसे कमाना पड़ेगा। मुद्रा क्या मजाक है, कमानी पड़ेगी। लेकिन वो ये नहीं बताती कि उसकी ये बात सरकार से हो चुकी थी। वो ये बताती है कि वो बात कभी हुई नहीं। तो वो ऐसे दिखा रही है एज इफ़ ये उसकी माँ का खुद का बिलीफ है
कि मुद्रा को कमाना इतना आसान नहीं है और इसलिए वो सरकार से ये बात छेड़ नहीं रही, ऐसा वो विनायक को दिखा रही है। क्यों ऐसा दिखा रही है? क्योंकि उसे पता है कि फिर विनायक चार बातें सुनाएगा, उसको वो बातें सुनकर नहीं लेनी है। और प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि विनायक ही बोल रहा है कि मुद्रा कब मिलेगी, मुद्रा कब मिलेगी, इसीलिए इन द फर्स्ट प्लेस उसकी माँ मुद्रा की बात सरकार के सामने निकालती है। तो इससे ये पता पड़ता है कि इसकी माँ एक बहुत ही इजीली इन्फ्लुएंस होने वाला कैरेक्टर है। वैसे आपने कभी ये सोचा है कि विनायक को पता कैसे पड़ा कि खजाने के बारे में दादी जानती होगी? क्योंकि जब विनायक की और उसकी माँ की बातचीत चल रही होती है, उसके जस्ट बाद दादी जाग जाती है और वो बोलती है कि मुझे जाने दो, मुझे खजाना नहीं चाहिए। वो बात विनायक सुन लेता है। तो इसीलिए उसे पता पड़ता है कि हाँ यार, शायद ये खजाने के बारे में जानती है और सरकार खुद खजाने के बारे में नहीं जानता, इसलिए उसके पास खजाना नहीं है। तो तब विनायक की बत्ती जलती है कि शायद दादी को पता है कि खजाना कहाँ पर है। लेकिन उसके बाद क्या होता है आप सबको पता है कि सदाशिव पेड़ से गिर जाता है, वो मर जाता है। उसके बाद उसकी माँ बोलती है कि आज तुझे ही दादी को खिलाना पड़ेगा। तो वो आता है और दादी के लिए खाना बनाना शुरू करता है और जो आटा होता है वो उसके सर पे गिर जाता है। मुझे लगता है कि ये सॉर्ट ऑफ एक मेटाफोर है कि अब हमें पता है, एज अ ऑडियंस हमें पता है कि अगले सीन में क्या होने वाला है। दादी और विनायक की हाथापाई होने वाली है और विनायक बाल बाल बच जाता है। लेकिन ये हमें पहले ही बता दिया था कि विनायक को कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि उसके ऊपर पूरी तरीके से आटा है और हस्तर कभी अनाज को छू नहीं सकता। अब ऑब्वियसली दादी कोई हस्तर नहीं थी, उसे बस हस्तर का शाप लगा था। और ये कोई लॉजिकल तो सेंस नहीं बनाता, लेकिन इसे सिर्फ एज अ मेटाफोर यूज़ किया है कि हाँ, इस सीन में विनायक को कुछ नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर आटा है, तो वो भी सेफ है। फिर भी विनायक बिंग विनायक वो दादी के कमरे में जाता है और जब वो कमरे में एंटर करता है तब हमें दादी का पीओवी दिखाया गया है। पीओवी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब दादी जो कुछ भी देख रही है या फिर वो जो कुछ भी देख रही होगी वहाँ पर कैमरा प्लेस किया है और वहाँ से शूट किया है, तो इसे पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं। तो आप देखोगे कि ये जो पॉइंट ऑफ व्यू वाला शॉट है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है। वो डिस्टॉर्टेड क्यों है उसका एक रीज़न है, क्योंकि दादी को हस्तर का शाप लगा हुआ है। उसे हुआ क्या, आपको पता है उसके साथ क्या हुआ और उसकी कितनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी। तो इस शाप की वजह से जैसे उसकी स्किन और बाकी की बॉडी अफेक्ट हुई, वैसे ही उसकी आंखें भी अफेक्ट हुई, इसलिए अब वो ठीक से देख नहीं सकती। इसलिए उसका जो पीओवी है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है। इनफैक्ट कुछ देर के बाद उसका एक और पीओवी है जहाँ पर हमें विनायक का आवाज़ सुनाई देता है और वो आवाज़ रिवर्ब होके आया है। वो रिवर्ब होके क्यों आया? क्योंकि दादी के अभी कान भी इन्फेक्टेड है, तो कान के भी जो सारे सेल्स है वो भी इन्फेक्टेड है और वो अच्छे से काम नहीं कर सकते, सड़ चुके पूरी तरीके से, इसलिए अब वो ढंग से सुन भी नहीं सकती। ये बहुत ही सटल डिटेल थी और ये रिवर्ब वाली चीज़ तो डेफिनेटली पोस्ट में ऐड की गई थी, लेकिन ये ऐसी डिटेल्स ही यार मूवी को बहुत अच्छा बनाती है। वैसे मैं इस सीन के डिटेल के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन इस सीन में अच्छे डिटेल्स हैं, लेकिन एक बहुत ही माइनर एडिटिंग मिस्टेक भी है। वो क्या मिस्टेक है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले कभी आपने ये सोचा है कि अगर दादी के कमरे में पूरी तरीके से अंधेरा होता है और जब दादी विनायक को किचन से घसीटते हुए खुद के कमरे में लाती है तो वो कमरा लिट क्यों है? उसका आंसर बताता हूँ, इस सीन को गौर से देखिएगा। जब विनायक दादी के कमरे से भागता है तब ये दिया है वो यहाँ पर छोड़ देता है और उसके बाद यहाँ से वो दूसरा दिया उठाता है और फिर किचन में जाता है। दैट्स द रीज़न कि उस एरिया में लाइट थी। लेकिन आप बोलोगे कि वेट अ मिनट, लाइट तो कमरे के अंदर थी और दिया विनायक ने कमरे के बाहर छोड़ा था, तो कमरे के अंदर दिया गया कब? ये डिटेल का ध्यान रखा गया था, उसे अच्छे तरीके से शूट किया गया था, लेकिन एक एडिटिंग टेबल पे माइनर सी मिस्टेक हो गई थी। वो क्या थी मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आप ये सीक्वेंस देखिए। वैसे मैं इसके लिए ऑडियो म्यूट रखने वाला हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि यूट्यूब के टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे होते हैं और कॉपीराइट का क्या सीन होता है, इसलिए। ओके, ये देखिए।
इस शॉट में अब तक शायद आपको कोई दिक्कत दिख नहीं रही होगी, और जब ये दूसरा सीक्वेंस है यहाँ भी शायद आपको कोई दिक्कत नहीं दिखेगी। लेकिन हुआ क्या था मैं बताता हूँ। ये एक शॉट आप देख रहे हो जहाँ दादी दिए को लात मारती है, वो यहाँ पर होना चाहिए था। और अगर वो शॉट मैं एडिटिंग टेबल में यहाँ पर प्लेस करता हूँ तो क्या होता है, लेट्स चेक दैट आउट। मैंने ये शॉट लिया, इसे यहाँ पर प्लेस कर दिया, तो क्या पहले का सीक्वेंस सेंस बना रहा है, कंटिन्यूटी के हिसाब से सही बैठ रहा है? देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब अगला सीक्वेंस देखते हैं, क्या वो सेंस बना रहा है? सेंस बना रहा है पूरी तरीके से। अगर आप देखोगे यहाँ पर हमें रूम के अंदर दिया दिखता है, और हमें यहाँ पर रूम के बाहर दिया दिखता है, और हमें पता पड़ता है कि एग्जैक्टली दिया रूम के अंदर कब गया था। वैसे यार ये बहुत ही माइनर डिटेल है, मतलब ये बहुत ही माइनर मिस्टेक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मेजॉरिटी लोगों ने नोटिस भी नहीं किया होगा, लेकिन मैंने नोटिस किया इसलिए मैंने आपको बताया। दैट्स इट, मूविंग ऑन। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जब विनायक की माँ वापस आती है तब उसके चेहरे पे स्कार क्यों होता है? उसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी स्कार वहाँ पर होने की। शायद ऐसा हो सकता है, अब ये पूरा का पूरा मेरा थॉट प्रोसेस है, ऐसा शायद हो सकता है, फैन थ्योरी है, क्योंकि इसके बारे में क्रिएटर्स ने कभी भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया था और ना ही मुझे मूवी के किसी डिलीटेड सीन में ये चीज़ दिखाई दी थी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब सदाशिव मर जाता है तब उसकी माँ हस्तर के पास जाती है वाड़े में। आपको याद होगा कि जहाँ पर हस्तर का मंदिर बनाया हुआ है वहाँ पर हस्तर की मूर्ति को एक केज में रखा गया है। तो केज में क्यों रखा होगा? शायद हो सकता है कि उस मूर्ति के अंदर हस्तर आ जाता हो और उसे कंट्रोल करने के लिए ये केज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, वरना कौन सा मंदिर एक केज में बनता है यार। उसकी माँ ने कोशिश की होगी कि हस्तर की मूर्ति के ऊपर जो मुद्रा है वो मुझे लेनी है, और कुछ ना कुछ तो हाथापाई हो ही होगी, और उसके वजह से उसकी माँ को यहाँ पर एक स्कार है। अब आप पूछोगे कि अगर ऐसा हुआ तो फिर माँ को हस्तर का शाप क्यों नहीं लगा? तो मैं एक बार बता दूँ कि हस्तर का शाप हस्तर के काटने से लगता है, हस्तर के छूने से नहीं। सो दैट कुड बी वन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। आपको क्या लगता है? आप आपकी थेरीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। खैर, ये लोग जब तुम्बाड़ छोड़ते हैं तब बोट में विनायक अपनी माँ से प्रॉमिस करता है कि वो तुम्बाड़ कभी नहीं आएगा। हाँ, वो प्रॉमिस करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसकी माँ फोर्स करती है इसलिए वो प्रॉमिस कर देता है। और अगर हम किसी की कसम तोड़ते हैं तो ये माना जाता है कि मैंने जिसकी कसम खाई थी वो मर जाएगा। और जब विनायक की माँ मर जाती है तब विनायक इमीडिएटली वापस तुम्बाड़ आ जाता है। तो ये दिखाता है कि विनायक कितना कोल्ड हार्टेड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचता है, और वो कितना ज़्यादा रूथलेस है। वैसे जब विनायक वापस आता है और घर में जाता है तो एक बहुत अच्छी डिटेल वहाँ पर है, और वो डिटेल ये एक्सप्लेन करती है कि कर्स्ड इंसान को जलाने के बाद वो क्यों मर जाता है। क्योंकि कर्स तो बेसिकली हमें अमरत्व देता है, और फिर भी वो आदमी जलाने के बाद मर गया, ऐसा क्यों होता है, ये डिटेल एक्सप्लेन करती है। जब विनायक उस कमरे में जाता है जहाँ पर दादी होती है तब एक शॉट है, दादी के चेहरे से रूट्स बाहर आ रहे हैं। बेसिकली जब इससे पहले दादी के मुंह में कीले मार दिए गए थे और वो जो घाव थे वो कभी भरे नहीं, 15 साल तक वो घाव कभी नहीं भरे, और लिटरली वहाँ से पेड़ उगने लगे। ये बात इस चीज़ को दिखाता है कि भले ही आप कर्स्ड हो, आप भले ही कभी नहीं मरने वाले थेरोटिकली, लेकिन फिर भी अगर आपके बॉडी सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो वो कभी हील नहीं होंगे। तो आदमी टेक्निकली मर सकता है, क्योंकि आदमी जलने के बाद बेसिकली उसके बॉडी का हर एक सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो कभी हील नहीं हो सकता, सो वो मर गया। ये एक छोटी सी डिटेल इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि कर्स्ड आदमी को जलाने के बाद वो मर क्यों जाता है और वो ज़िंदा क्यों नहीं रहता। एनीवेज, दैट रैप्स अप द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। और मैं इस मूवी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि इस मूवी में काफ़ी सारे डिटेल्स हैं जिसके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन एक ही वीडियो में सब कुछ सब करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस वीडियो का दूसरा पार्ट अगले हफ्ते आएगा। उसके लिए स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू द चैनल, और
अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा उससे। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय।